मित्रों, हिंदी एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम घर से इलाहाबाद आ गए हैं। तो आज हम एक छोटे से ही वीडियो में, छोटे से ही टाइम में आपको संविधान की पूरी जो अनुसूचियाँ हैं, पूरी मतलब कि 12 अनुसूचियाँ, वो सब अनुसूचियों को डिस्कस करने वाले हैं। कभी-कभी यूपी पीसीएस या अनदर स्टेट पीसीएस में या फिर आईएएस के एग्जाम में यहाँ तक कि कभी-कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि फला अनुसूची में कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। ठीक है ना? तो आते हैं, आपको पता भी ये भी होगा कि संविधान जो मूल अपना संविधान था, प्यारा-सा मूल संविधान, उसमें टोटल 8 ही अनुसूचियाँ हुआ करती थीं। लेकिन 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची। ठीक है ना? तो खैर, हम जो संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है, उनको भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, उनको मतलब कि 12 अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे। तो पहली अनुसूची में क्या है? तो पहली अनुसूची में जो राज्य हैं अपने, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी स्थापना, इनके न्यायिक क्षेत्र, इनकी सीमाएँ, ये सब प्रावधान किया गया है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में लें तो 1960 में बम्बई को अलग डिवाइड करके, विभाजित करके 2 प्रांत बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात। वैसे 1963 में नागालैंड, वैसे जो है 1966 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना? तो ऐसे आपका जो है तेलंगाना जैसे 2014 में बना। अभी हाल ही में जो है ये आपका यूटीज़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को, ठीक है ना? तो ये सब जो प्रावधान किया गया ना, जो स्थापना की गई है नए राज्यों की, तो ये सब सारी चीज़ें पहली अनुसूची में प्रावधान किया गया है। और उनके न्यायिक क्षेत्र, जैसे मतलब कि उत्तर प्रदेश का न्यायिक क्षेत्र इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है ना? तो ऐसे हर राज्यों का न्यायिक अपना क्षेत्र होता है, जैसे पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। तो ऐसे हर राज्यों का अपना न्यायिक क्षेत्र होता है। जब कुछ राज्यों को मिला करके जो एक न्यायिक क्षेत्र बनाया जाता है, ठीक ना? जैसे अंडमान निकोबार का जो न्यायिक क्षेत्र होगा, वो कलकत्ता हाई कोर्ट होगा। ठीक है? तो खैर, ये सब सारी चीज़ें जो है पहली अनुसूची में प्रावधान किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में आपको जो की पॉइंट याद करना है, वो वेतन भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान किया गया। मतलब कि जो संवैधानिक पद हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश का हो, अन्य न्यायाधीशों का हो, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हो, ठीक है ना? तो ये सब जो पद हैं, इनके जो वेतन भत्ते हैं, विशेषाधिकार जो हैं, ठीक है ना? ये दूसरी अनुसूची में इनका प्रावधान किया गया है। ऐसे ही एज इट इज आपका जो संवैधानिक पद हैं, उन्हीं संवैधानिक पदों की शपथ का जो प्रावधान है, ओथ का जो प्रावधान है, प्रतिज्ञान का जो प्रावधान है, ठीक है ना? वो तीसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। लेकिन आप नोट लगाकर ये जरूर शामिल करिएगा कि 3 ऐसे पद हैं जो तीसरी अनुसूची से इनके शपथ को बाहर रखा गया है। कौन-कौन से? वही क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 पदों की जो है शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में उपबंधित नहीं है, उल्लेख नहीं है, प्रावधान नहीं है। ठीक ना भैया? आते हैं चौथी अनुसूची पर। तो जो चौथी अनुसूची है आपका, वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश भी है, राज्य भी है, दोनों को मिला करके जो है भारत का राज्य क्षेत्र डेवलप होता है, संघ भारत का बनता है। ठीक है ना? तो जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की कितनी-कितनी सीटें डिवाइड होंगी, ये प्रावधान जो किया गया है, वो चौथी अनुसूची में किया गया है। मतलब कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, ऐसा कुछ प्रावधान जो है, वो चौथी अनुसूची में किया गया है। आते हैं हम लोग 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची जो एसटी हैं, अनुसूचित जाति हैं, सॉरी अनुसूचित जनजाति हैं, एसटी मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है ना? उनके बारे बारे में प्रावधान किया गया, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये सब सारी चीजें जो है आपका 5वीं अनुसूची में किया गया है। ध्यान में रखिएगा कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची दोनों एसटी से रिलेट करती हैं। 6ठी अनुसूची में स्पेशल 4 राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। कौन-कौन से राज्य? स्पेशल 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों को आप दिमाग में जरूर बैठाइएगा कि इनके जो है, इनके क्षेत्रों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों में जो एसटी क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के विषय में उपबंध किया गया है। ठीक है ना? तो ये 6ठी अनुसूची हो गया। 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का डिवाइडेशन किया गया है, शक्तियों का विभाजन, विषयों का विभाजन, कि भैया 3 प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में। संघ सूची में वर्तमान में 101 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना? तो इन 101 सब्जेक्टों पर कानून जो बनाने का राइट होता है, अधिकार होता है, वो केंद्र का होता है, संसद का होता है। ठीक है? तो ये संसद कानून बनाती है। वैसे ही राज्य सूची है। तो राज्य सूची में पहले मूल रूप से तो 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं जिन पर राज्य की जो विधानसभा है ना भैया, वो कानून बनाती है। ठीक है ना? इसके बाद जो है एक सूची बनाई गई है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय हुआ करते थे, लेकिन जो राज्य का विषय था, 5 ऐसे विषयों को काट करके
समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया, जिसके माध्यम से जो है 5 ऐसे विषयों को जो है समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। ठीक है ना? तो टोटल जो संख्या वर्तमान में हो गई है समवर्ती सूची में, वो 52 सब्जेक्ट की हो गई है। 5 विषय कौन-कौन से जोड़े गए? वन, वन्यजीव एवं पंछियों का संरक्षण, माप-तौल, शिक्षा और न्याय प्रशासन। ऐसे 5 विषयों को जो है ऐड किया गया है। खैर, ये आपको याद करना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है ना? और क्या है? अच्छा, समवर्ती जो सूची है, इन पर दोनों कानून बनाते हैं। मतलब कि केंद्र भी कानून बनाएगा, राज्य भी कानून बनाएगा। हालाँकि अगर दोनों को कानून बनाते समय अगर दोनों के कानून में टकराहट उत्पन्न हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए, कंट्राडिक्शन हो जाए, जैसे मान लीजिए वन पे कानून बनाना है, राज्य ने भी कानून बना दिया, विधानसभा में और संसद ने भी कानून बना दिया, और दोनों के कानूनों में टकराहट उत्पन्न हो गई, विवाद उत्पन्न हो गया, तो उस स्थिति में जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून अथवा केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून है, वो मान्य होगा, राज्य वाला कानून मान्य नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी थोड़ा-सा एकाधिकार दिख रहा है संसद का, केंद्र का। खैर, ये तो आपका समवर्ती सूची का जो प्रोविज़न है, वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ग्रहण किया गया है। खैर, ये तो जो है अलग विषय है। ठीक है ना? आते हैं 7वीं अनुसूची के बाद 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है संविधान में निहित 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। अच्छा, मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल की गई थी। ठीक है ना? भारत एक संवैधानिक विविधता भाषाई विविधता वाला देश रहा है। तो भाषाई विविधता, कहीं पे कोंकणी बोली जाती है, तो कहीं मणिपुरी, कहीं पे उड़िया, तो कहीं पे तेलुगु, कहीं पे हिंदी बोली जाती है। ठीक है ना? कहीं पे कन्नड़ बोली जाती है। तो भई भारत भाषाई विविधता वाला देश है, तो सारी भाषाओं को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है ना? प्रारंभ में मूल रूप से 14 विषय शामिल किए गए थे, लेकिन बाद में 14 भाषाएँ शामिल की गई थी, लेकिन बाद में इसमें जो है और भाषाएँ ऐड की गईं। मतलब कि 8 भाषाएँ ऐड की गईं, तभी तो 22 भाषाएँ होंगी। तो कौन-कौन सी? 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो है आपका 3 भाषाएँ जोड़ी गईं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा। ठीक है ना? उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जो है 4 भाषाएँ जोड़ी गईं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो इस प्रकार टोटल 8 भाषाएँ और 14 भाषाएँ, मूल रूप से टोटल 22 भाषाओं की जो चर्चा है, वो जो है आपका 8वीं अनुसूची में है। आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि कुछ शास्त्रीय भाषाएँ होती हैं, ऐसी शास्त्रीय भाषाएँ होती हैं। शास्त्रीय भाषाएँ वे भाषाएँ होती हैं, जिनका हिस्टोरिकल और जो है कल्चरल इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है ना? जैसे हो गया तमिल, हो गया मलयालम, हो गया तेलुगु, हो गया कन्नड़, हो गया उड़िया, हो गया संस्कृत, हो गया। ठीक है ना? ये शास्त्रीय भाषाएँ होती हैं। ठीक है? थोड़ा-सा मैं इसको भी ज़िक्र कर लिया। कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी शास्त्रीय भाषाएँ हैं? खैर, आते हैं अपने मेन बिंदु पर, 9वीं अनुसूची पर। ठीक है ना? तो 9वीं अनुसूची में भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। 9वीं अनुसूची हमने डिटेल से डिस्कस भी किया है। तो जाकर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है ना? इसी चैनल पे। खैर, 9वीं अनुसूची में भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। आपको पता होगा कि रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी जैसे प्रावधान किए गए थे। मुगल पीरियड से ही जो है जमींदारी का प्रावधान चला आ रहा था। औपनिवेशिक शासन काल में भी ये जो है व्यवस्थाएँ बनी हुई थी। तो भैया, भारत में संसाधनों का संकेंद्रण था। ठीक है ना? और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 बी और सी में सीधा-सा कहा गया है कि राज्य क्या करेगा कि जो भौतिक संसाधन हैं, ठीक है ना? उनका सम-वितरण करेगा, उनका मतलब कि विकेंद्रीकरण करेगा। भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। तो ये भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन से जुड़ा हुआ जो है अनुसूची है, 9वीं अनुसूची। अच्छा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान सभा के द्वारा इसको ऐड किया गया था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? चूँकि जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। तब जो है मंत्रिमंडल और संसद अपने जो है सुचारू रूप से काम नहीं कर रही थी। उससे पहले संसद ने ये काम किया था। तो जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 किया गया था नेहरू के टाइम। अच्छा, एक नेहरू के टाइम एआईएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना? तो नेहरू के टाइम पीरियड पे किया गया था और उतने समय संविधान सभा ने इसको ऐड किया था और 9वीं अनुसूची को भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन के रूप में इसको शामिल किया गया। ठीक है ना? इसकी एक बड़ी कहानी है, कभी अच्छे से डिटेल से, चूँकि संपत्ति के अधिकारों से जुड़ी हुई है, मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है, जमींदारी व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है। ठीक है ना? तो कई ऐसे टॉपिक से कोरिलेट है ये। इसके अलावा ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई है, सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, तो कई टॉपिक से जुड़ी हुई है। खैर, आप बस इतना जानते रहिए भैया कि 9वीं अनुसूची में भू सुधार, जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। 10वीं अनुसूची, चूँकि जो है पार्टियाँ बार-बार टूट जाती थी, इसके लिए इन प्रावधानों को हल करने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया और दल बदल कानून के रूप में एक कानून जोड़ा गया और कहा गया कि भैया, अगर कोई भी कैंडिडेट जिस पार्टी का है, अगर दूसरी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।
ये राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए 10वीं अनुसूची का प्रावधान जोड़ा गया था। खैर, आप इतना जानते रहिए, दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, वो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है ना? 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। 11वीं अनुसूची क्या है? तो ग्रामीण प्रशासन, जो ग्राम पंचायत आप देखते हैं, अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करे। तो उसी को संवैधानिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया और जिसके माध्यम से ग्रामीण पंचायत का प्रावधान किया गया, ठीक है ना? वैसे ही लास्ट में आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक ना भैया? तो इसमें शहरी प्रशासन की बात की जाती है। टोटल 18 विषय जोड़े गए हैं। वैसे ही ग्रामीण जो प्रशासन है उसमें 29 विषय जोड़े गए हैं। तो आपका ये अनुसूची टोटल क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।